हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के चाहे बीए ऑनर्स के, तो जिस भी स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस माइनर ले रखी है और पॉलिटिकल साइंस में जिस भी स्टूडेंटों ने चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिस भी स्टूडेंट के पास है, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, यानी यूनिट नंबर 3 में 4 चैप्टर थे, उसका लास्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे के बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए पर्सनली, तो आप टेलीग्राम पे ओनली 50 रुपीज़ में मैं आपको ऑल यूनिट्स एंड ऑल पार्ट्स आपको दे दूंगी पर्सनली एंड बोथ मीडियम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, तो उसका नाम है ग्लोबल गवर्नेंस। इसमें हमें पढ़ना है वैश्विक शासन। वैश्विक शासन में हमें पढ़ना है क्लाइमेट चेंज एंड नेगोशिएशंस, यानी जलवायु परिवर्तन वार्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन की वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता का थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो जलवायु परिवर्तन, जिसे 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक माना जाता है। आई होप आप सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को 21st सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट इशू और चैलेंजिंग इशू माना जाता है। तो जिसने न केवल पर्यावरण को प्रभावित किया है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डाला है। तो ये जो है ये ओनली इन्वायरमेंट पे ही नहीं इफेक्ट करती है, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक्स एंड जो है पॉलिटिकल, इन सभी जो क्षेत्र है उस पे इसका इम्पैक्ट होता है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक शासन यानी जो ग्लोबल गवर्नेंस है, और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता यानी जो नेगोशिएशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको अत्यधिक आवश्यक बनाया जाता है। यह ना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है, मतलब ये ओनली पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये पर्यावरण से रिलेटेड। आप सोचोगे पॉलिटिक्स साइंस में पर्यावरण क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण पढ़ नहीं रहे हम, पर्यावरण इसलिए इम्पोर्टेंट है, यही तो बता रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक से जुड़ा है, आर्थिक से जुड़ा है और सामाजिक से जुड़ा है। इस वजह से पॉलिटिकल साइंस पे भी आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भू राजनीतिक और वैश्विक न्याय का भी प्रश्न है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं ग्लेशियर के पिघलने से। तो जलवायु परिवर्तन से जो ग्लेशियर है वो बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, पीने की जो पानी की वो कमी हो रही है और समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, और कहीं पे क्लाइमेट चेंज से सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही है तो भूमि बंजर हो रही है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, ले दे के बाढ़ आ रही है, अपनी उसमें भी देख रहे होगे। कहीं तापमान बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है। ऐसे प्रभाव सभी देशों में पड़ रहे हैं, किसी न किसी देश में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। लेकिन इन प्रभावों का सामना सभी देश द्वारा समान रूप से नहीं किया जा रहा। अब सब लोग इसको एक जैसा हैंडल नहीं कर रहे हैं। विकासशील देश जो है वो विशेष रूप से छोटे द्वीप राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जो भी देश अभी विकास कर रहा है, विकास मतलब विकासशील देश है, जैसे हमारा भारत है, जैसे भी जो डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप्ड कर रहा है, तो वैसे कंट्री को सबसे ज्यादा मुसीबत उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश है वो तो मुंह फेर लेते हैं, पर उन्हीं ने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किया। जो फर्स्ट टाइम जब औद्योगिक क्रांति आई थी, जब फर्स्ट टाइम फैक्ट्री लगाया गया था, तो किसने लगाया था? जो भी विकासशील देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इन्हीं सब ने तो लगाया था। अब ये लोग तो विकसित हो चुके फैला के प्रदूषण, पर अब कौन विकसित हो रहा है? विकासशील देश विकसित हो रहे हैं। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब आप लोग धुआं ना फैलाओ। पर बताओ धुआं किसने फैलाया? जो उसने पहले करके बैठ गया वो धुआं फैलाया। अब हम कर रहे हैं तो हमें रोक रहे हैं। तो इसलिए वैश्विक तौर पर ये बात करी जाती है कि दोनों में कैसे तालमेल बिठाया जाए और इस जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। तो जबकि इसलिए जिम्मेदार उत्सर्जन में उनकी भूमिका कम है, इसलिए मतलब जो अभी विकासशील कर रहे हैं देश, वो इतना प्रदूषण नहीं फैला रहे, क्योंकि वो फैला तो रहे हैं बट इतना नहीं। जो विकसित ऑलरेडी हो चुके हैं वो ज्यादा फैला के हुए होंगे। आखिरकार शुरू में तो उन्हीं ने फैलाया। जलवायु परिवर्तन की वार्ता में ये मुद्दा प्रमुख बनता है। तो जब भी जलवायु परिवर्तन का मामला वैश्विक तौर पे आता है, तो ये हमेशा डिबेट बन जाता है कि इस कोई कहता है विकसित देश ने फैलाया है, कोई कहता है विकसित देश ने, तो ये हमेशा डिबेट का एक मुद्दा बना रहता है। तो
अंतरराष्ट्रीय वार्ता में प्रमुख संस्थाएं और समझौते करे जाते हैं। तो वैश्विक शासन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और समझौते बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC सबसे प्रमुख मंच है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि वैश्विक तौर पर बनाया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय वार्ता का नेतृत्व करता है। मतलब यहीं पे सारे देश के जो लीडर है वो बैठते हैं और जो क्लाइमेट चेंजेस पर बात करते हैं। इसके अंतर्गत किए गए कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हैं। तो इसी संगठन के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल से कई सारे समझौते दुनिया में लागू किए गए थे। तो उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे फर्स्ट बार क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया था, जो कि 1997 में किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था दुनिया का, जिसने पहली बार विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन हटाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य को निर्धारित किया था। जितने भी विकसित देश थे जो विकास कर रखे थे, उन सब ने जितने भी धुएं फैलाए थे, इस सबको रोकने की बात की गई थी। हालांकि इस समझौते की सीमाएं भी थी, इसका सीमा भी थी ज्यादा, क्योंकि कई बड़े उत्सर्जन देशों ने पूरी तरह से इसे लागू नहीं किया था। तो बहुत सारे जो विकसित हो रखे थे ना देश, उन्होंने इसको नहीं अपनाया था। तो दूसरा था समझौता पेरिस समझौता, जो कि 2015 में किया गया था। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक समझौता था। इसके अंतर्गत सभी देशों ने ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन को सीमित करने का संकल्प लिया था। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जब सूरज की किरणें धरती पे आती है तो जो ओजोन लेयर है वो फट गई है और धरती इतनी गर्म हो गई है ना कि आ तो जाती है। पहले क्या होती थी, सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी, पर अब नहीं जा पा रही है। तो अब नहीं जा पा रही है, तो वही जो गैस भर जाती है उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, और जिससे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ताकि वैश्विक तापमान की वृद्धि जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सके और आदर्श रूप से इसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखा जा सके। ये तय किया गया है पेरिस समझौते में। यह एक ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि इसमें विकसित देश और विकासशील देश दोनों ने अपनी भागीदारी को अनिवार्य माना था और कहा था कि हम दोनों सपोर्ट करेंगे। तो तीसरा जो हुई थी बैठक, वो थी जलवायु वित्तीय व्यवस्था। यानी अब जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो इसके लिए पैसे भी तो चाहिए सभी देशों को। तो सभी देशों को कितना पैसे देने चाहिए इस संगठन को, उसकी बात हुई थी। तो इसी के लिए ये जलवायु वित्तीय व्यवस्था बनाई गई थी। तो विकासशील देश कह रहे थे कि ज्यादा धुआं फैला के विकासशील देश हुए, विकसित देश हुए, तो ज्यादा पैसा उन्हें देना चाहिए। हम तो अभी कर रहे हैं विकास, हमने तो इतना नहीं फैलाया, तो हम कम देंगे। तो इसी की बात इस वाले में होती थी। यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और कम करने के प्रयास से सहायता के लिए प्रति वर्ष $100 अरब की बताई थी कि आपको हर वर्ष $100 देने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी विकास कर रखे हो। तो अब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसमें शक्ति समीकरण और चुनौतियां क्या क्या है। तो जलवायु परिवर्तन पे जो अंतरराष्ट्रीय वार्ता होती है उसमें बड़ी चुनौती यह है कि देशों के बीच कभी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर सहमति नहीं हो पाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि विकसित देश और विकासशील देश के बीच मतभेद है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विकसित देश कहते हैं कि तुम विकास कर रहे हो तो तुम धुआं को कम करो, तुम ज्यादा पैसे दो। तो विकासशील देश कहते हैं कि विकसित तो तुम हो चुके हो, पहले तुमने धुआं फैलाया था, औद्योगिक क्रांति तो तुम्हारे देश ने लाई थी, तो तुम तो करके बैठ गए हो, अब हमें करने से रोक रहे हो। तो हमेशा इन दोनों में लड़ाई होती रहती है। तो विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये यूरोप के जितने भी देश है और अमेरिका, ये विकसित देश में आते हैं, ये डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ये तो धुआं फैला के हो रखे हैं और ग्रीन हाउस गैसों के बड़े उत्सर्जन रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस दुनिया में फैलाने में इनका ही रोल रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो ये लाए थे, अब डेवलप्ड हो गए ना, डेवलप्ड होने में तो इन्होंने लगाया। जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत, चीन, ये है कि अब क्या कर रहा है, धुआं फैला रहा है। पर भाई फैलाएगा नहीं तो विकास कैसे करेगा? पर उन्होंने तो ज्यादा फैलाया, तो दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। पर दोनों में ना कभी भी आपसी सहयोग नहीं हो पाता है। और आर्थिक विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन गुंजाइश होनी चाहिए। इस असंतुलन को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वार्ता में ये प्रमुख मुद्दा हमेशा के हमेशा रहता है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वार्थ और वैश्विक हितों में टकराव होता रहता है। यानी जलवायु परिवर्तन के समाधान में अक्सर देशों की जो राष्ट्रीय स्वार्थ है, मतलब अपने देश के बारे में बस सोचना, और वैश्विक हितों के बीच मतलब के टकराव हमेशा देखने को मिलते हैं कि दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देश
को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव है कि ग्रीन एनर्जी को अपनाएं। तो कुछ ऐसे देश हैं जिससे क्या होता है, जिसका अगर वो कोयला नहीं बेचेगा, तेल नहीं बेचेगा, तो क्या करेगा, उसका जीवन चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसी से कमा रहा है। तो ऐसे देशों पे ये संगठन रोक लगाता है और कहता है कि ग्रीन एनर्जी अपनाएं। पर इसलिए क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जो ये राष्ट्र होता है उसके बीच टकराव रहता है, क्योंकि उसको भी अपने स्वार्थ चाहिए। वो कहता है कि मेरा कैसे, मतलब मैं कैसे डेवलप करूंगा, मेरे पैसे कैसे आएंगे, मेरे जने कैसे रहेंगे। तो इसलिए तीसरा है भू राजनीतिक संगति संतुलन, यानी जलवायु परिवर्तन वार्ता में अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ जैसे बड़े बड़े देश प्रभाव इनका प्रमुख होता है। मतलब ये भू राजनीति, मतलब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें इन लोग देशों का ज्यादा रोल होता है। ये देश वैश्विक नीति को निर्धारित करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं और पैसे भी ये लोग ज्यादा देते हैं, जबकि छोटे और कमजोर देशों को आवाज जो है वो अक्सर दबा दी जाती है। तो ऐसा कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें ज्यादातर इन्हीं देशों का सत्ता चलता है। तो अब जानते हैं वैश्विक न्याय और निष्पक्षता क्या है। तो जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक महत्वपूर्ण पहलू और वैश्विक न्याय और निष्पक्षता का है, यानी जलवायु परिवर्तन में जो बात है उस बात द्वारा क्या सोचा जाता है कि विश्व तौर पर न्याय हो और निष्पक्षता हो। इसका अर्थ है कि उन देशों और समुदाय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, चाहे इसके लिए जिम्मेदार ना हो वो, पर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विकासशील देशों के लिए अधिक अनुकूल और शमन प्रयासों की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे वित्तीय और तकनीकी सहायता महत्वपूर्ण हो। अब देखो, विकासशील देश जो है, जो विकास कर रहा है, जैसे कि भारत अभी हुआ नहीं, डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री, तो अब तुम डेवलप्ड हो रखे हो तो तुम्हारे पास तो ऐसी ऐसी गैस है जो ईंधन को रोक सकती है, तो तुम टेक्नोलॉजी दे दो हमें। पर ये लोग देते भी नहीं और कहते हैं कि तुम फैलाओ मत। तो फैलाएंगे नहीं धुआं तो मतलब विकास कैसे करेंगे? तुम तो पहले ही फैला के, ऐसा तो नहीं है ना तुमने भी नहीं फैलाया, विकास करा तुमने भी फैलाया। तो अब टेक्नोलॉजी भी नहीं देना चाहते हैं वो लोग, पैसे भी नहीं देना चाहते हैं, रोकना भी चाहते हैं और खुद फैला भी लिए। तो ऐसे डिबेट बना रहता है हमेशा। तो अब जानते हैं कि समाधान और आगे की राह क्या है। तो वैश्विक क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं? तो समान लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियां, यानी जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता में समान लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियां का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी का भी उनको बोध होना चाहिए और ऐतिहासिक जिम्मेदारी और वर्तमान की दक्षता के आधार पर उन्हें निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है कि नवीन तकनीकों का विकास करना चाहिए, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी नवाचार का महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि नवीकरण जो ऊर्जा तकनीकी द्वारा बनाई जाती है उनका स्रोत और उनकी दक्षता तकनीकों और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों के विकास से न केवल उत्सर्जन में कमी आई है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है विकसित देशों के पास, जिससे जो है ना हम धुआं ये सब कम फैला सकते हैं, फैक्ट्री को दूसरी चीजों से भी चला सकते हैं, पर वो लोग देना नहीं चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि नवीन तकनीकों का विकास हो। तीसरा है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो, यानी वैश्विक स्तर पर समझौते के अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या हो, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए और हरित नीति का उपयोग करना चाहिए और समाज में सुधार और जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इसके लिए जागरूक करना चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पे कहें तो जलवायु परिवर्तन वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता जो है वो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो बारीकियां हैं और वैश्विक न्याय और शक्ति संतुलन के मुद्दे इसमें प्रमुख होते हैं। ये स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल एक देश या समूह का प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि सबको एक साथ इसमें सहयोग करना जरूरी है, तभी इस क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम जो है वो सफलता से इस पर निर्भर भी हो और न्याय संगत हो, यानी सभी देशों से निष्पक्ष और दृष्टिकोण से वो देखे, सबको अपने देश के बारे में नहीं सोचे और सभी देशों के समुदाय की आवश्यकता और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखे कि ऐसा नहीं है कि पूरे रोक दिया कि आप धुआं मत फैलाओ, तो भाई विकास भी कैसे करेंगे? मतलब ऐसा सिस्टम लाओ कि विकास भी हो, किसी को रोक भी ना हो और क्लाइमेट जो चेंज है उसमें भी थोड़ा कमी आए। तो आई होप ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 3 आपका होता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि आपकी लास्ट यूनिट होगी। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।